बात को साबित किया कि जहाँ पर भी कोई माइक्रोब मौजूद होता है, ये माइक्रोब हमेशा किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोब जो है उसकी वजह से आता है। दैट सेटल्ड इट एंड हैज दैट देयर वाज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कभी भी एबायोजेनेसिस जो है वो होती ही नहीं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कम ओनली फ्रॉम अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। हमेशा एक माइक्रोब किसी दूसरे माइक्रोब की वजह से ही आता है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको याद रखना ज़रूरी था। इट मीन टू पास्टर दैट वेन एवर ही फाउंड अ माइक्रोस्कोप, जब भी माइक्रोऑर्गेनिज्म, जब भी उसने कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म देखा, वेयर इट वाजंट सपोज टू बी, जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था, इट हैड कम फ्रॉम समवेयर एल्स, तो ये किसी और जगह से जो है वो पहुंचा है। इट कुड नॉट हैव अराइजन फ्रॉम एनीथिंग अदर देन अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अलावा कोई भी ऐसी चीज दुनिया में मौजूद नहीं है जो किसी दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके। ही कंबाइंड हिज नॉलेज विद अदर वर्क्स he had been doing and was able to make one of the greatest discoveries in the history. The discovery concerned disease. जिसने दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी उस वक्त की सो फार डिस्कवरी जो है वो डिजीज से मुतालिक थी। वो क्या थी वो हम यहाँ पर देखते हैं। डिजीज थर्ड पोर्शन है जी इसका, जम थ्योरी का। इसी को हम इसमें कंबाइन करेंगे। डिजीज इज सब्जेक्ट दैट कंसर्न एवरीवन। डिजीज एक बीमारी, एक ऐसी चीज है जिसका हर किसी के साथ वास्ता पड़ता है। नो वन कैन एवर बी श्योर दैट ही और शी माइट नॉट सडनली फॉल सिक। कोई बंदा ये इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं हमेशा सही रहूंगा, कभी बीमार नहीं हूंगा। अ पर्सन कैन एट एनी टाइम बिगन टू फील बैड। किसी वक्त भी उसको बुरा महसूस हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। डिवेल्प अ फीवर, बुखार हो सकता है। और ब्रेकआउट इन अ रैश, या उसको खारिश जैसा हो सकता है, एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं। इवेंचुअली ही और शी माइट इवन डाई ऑफ अ डिजीज। कोई बंदा भी अचानक बीमारी की वजह से या किसी इलनेस की वजह से मर भी सकता है। व्हेन वन पर्सन फॉल सिक, जब एक बंदा बीमार होता है, अदर्स माइट आल्सो, दूसरे भी हो सकते हैं। A disease can suddenly spread over a whole town or a whole region, or and some disease can be very deadly. बीमारी किसी एक इलाके में, किसी एक शहर में भी फैल सकती है, और कुछ बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानलेवा भी होती हैं, इनके मोहलिक होती हैं, बहुत ज़्यादा अमवात भी उसकी वजह से होती हैं। इन द 1300s, 12वीं सदी में, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम मिसाल के तौर पर, अ डिजीज कॉल्ड द ब्लैक डेथ स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप, पूरी यूरोप में भी फैली हुई थी, एशिया एंड अफ्रीका, एंड किल मिलियंस ऑफ पीपल, और इसने लाखों की तादाद में लोगों को जो है वो मारा। इट वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, इट वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ डिजास्टर, इट वाज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख का ये सबसे जो है वो खतरनाक तरीन या बदनुमा तरीन ये वाक़या है। 1/3 ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इन ह्यूमन इन यूरोप डाइड। एक तिहाई पॉपुलेशन यूरोप के अंदर जो इंसानों की थी वो इससे खत्म हो गई। एट दिस टाइम, इस वक्त, नो बडी इन द वर्ल्ड न्यू व्हाट कॉज डिजीज। बीमारी हुई किस वजह से कोई भी नहीं जानता। सम पीपल थॉट डीमंस और इवल स्पिरिट्स, बदरूहें या जो शयातीन होते हैं, टुक एवर द बॉडी, वो जिस्म को जो टुक ओवर द बॉडी, वो जिस्म पे कब्जा कर लेते हैं। सम पीपल थॉट इट वाज बैड एयर, जैसे माला एरिया का हमने कंसेप्ट किया था, और सॉर्ट और अनदर, या किसी और वजह से। सम पीपल थॉट इट वाज अ पनिशमेंट फ्रॉम हेवन फॉर एवल डीड्स, ये हमारी बुराइयों की जो है वो, या हमारे बुरे अमाल का प्रायश्चित है, या बुरी अमाल का नतीजा है जो हमें बीमारियां आने। whenever it was, whatever it was, ये जो भी था, दो, no one imagined that disease could be stopped and no one knew when another black death might strike। तो लोग ये जानते ही नहीं थे कि इस बीमारी से बचा भी जा सकता है, और दूसरी बीमारी ब्लैक डेथ कब आएगी इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, कोई पेशिन कोई नहीं कर सकता। वन होपफुल थिंग अबाउट डिजीज वाज दैट सम डिजीज ओनली हिट अ पर्सन वंस। लेकिन कुछ बीमारी के बारे में इतना को मालूम था कि उन बीमारियों का अटैक एक बार ही होता। इफ समवन कॉट मीजल्स और मम्स, किसी को चीचक या जो है इस किस्म की बीमारी हो जाती है, चिकन पॉक्स निकल आता है, लाकड़ा का कड़ा निकल आता है, ही देन गॉट वेल अगेन, वो ठीक हो जाता था। दैट पर्सन वुड नेवर गेट दैट पर्टिकुलर डिजीज अगेन। वो बीमारी उस फर्द को दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं होती। दैट पर्सन वुड नेवर गेट दैट पर्टिकुलर डिजीज अगेन, ये बीमारी उसको दोबारा नहीं। ही शी वाज इम्यून, उसको वो समझ ले सेहत याब हो जाता था, या उसमें वो जिस्म में डिफेंस सिस्टम मुदाफियत, वो मुदाफियत हासिल कर लेता है। His or her body had fought off the disease and had developed some kind of defense that would continue to work for many years। उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डेवलप हो जाता जिसकी वजह से वो बीमारी से भी लड़ पाता था, और मजीद बीमारी दोबारा से उसके जिस्म में होने भी नहीं पाती। वन पार्टिकुलरली ड्रेडफुल डिजीज दैट ओनली स्ट्रक वंस वाज स्मॉल पॉक्स। इनमें से एक बीमारी स्मॉल पॉक्स है।
द ट्रबल दैट वाज वेरी ऑफन वंस वाज क्वाइट इनफ। एक ये बीमारी आज तो इसको मतलब नाम भी इसका शायद ना आपने पहली बार सुना हो, लेकिन किसी ज़माने में इसकी दहशत बहुत ज़्यादा। मैनी पीपल हु कॉट स्मॉल पॉक्स डाइड, बहुत सारे लोग जिनको स्मॉल पॉक्स हो जाता था वो मर भी जाते थे। मैनी अदर्स रिकवर्ड, बहुत सारे लोग सेहतयाब भी हुए। बट देयर फेसेस बॉडीज वर कवर्ड विद स्कार्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द टेरिबल ब्लिस्टर्स दे हैड। ये इसके जिस्म के निशान जो चीचक के होते हैं ये कभी भी नहीं जाते हैं, वो जिस्म के फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर वो निशानात जो हैं वो सारी ज़िंदगी रहते हैं। एवरी वंस इन अ वाइल दो, कभी जो है someone had only a light case that did not scar him or her much। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की जो है वो डिजीज का अटैक होता है, मीजल्स का या स्मॉल पॉक्स का, तो उससे निशान जो है वो डेवलप नहीं होते हैं और वो निशान मिट भी जाते हैं। When that happened, जब ये होता, the person was just an as immune afterward as if he or she had a terrible case। मतलब अगर किसी को हल्का फुल्का भी इस चीज़ का अटैक होता है तो उस अटैक के नतीजे में जब वो रिकवर हो जाता है तो उसका उसका जो इम्यून सिस्टम है या रिकवरी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे वो कंप्लीट अटैक का नतीजे नतीजे के तौर पर। नेचुरली इट वाज मच बेटर टू हैव अ लाइट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स देन टू हैव नॉन एट ऑल। कुदरती तौर पर ये ज़्यादा बेहतर है कि हल्का फुल्का जो है ये सॉरी फॉर दैट स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाए ताकि बॉडी इम्यून हो सके। विद नॉन एट ऑल, बिल्कुल भी ना होने से, यू कुड नेवर बी श्योर माइट नॉट गेट इट एट एनी मोमेंट। आपको ये इस चीज़ का यकीन ही नहीं होता, आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती कि आप किस लम्हे इस बीमारी का शिकार हो जाओ। पीपल न्यू दैट इफ यू वर नियर अ पर्सन विद स्मॉल पॉक्स यू माइट कैच इट। इसको मुतअद्दी बीमारी समझा जाता था स्मॉल पॉक्स को, किसी भी ऐसे फर्द को जिसको स्मॉल पॉक्स निकले होते थे, अगर आप उसके करीब मौजूद हैं तो वो आपको लग जाते थे। वुड इट नॉट बी अ गुड आइडिया देन टू स्टे नियर अ पर्सन विद अ लाइट केस। क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं, अच्छा ख्याल नहीं था किसी ऐसे फर्द के करीब रहा जाए जिसको लाइटर केस में या हल्का फुल्का जो है वो डिजीज अटैक हुआ हो। यू माइट कैच द लाइट केस एंड देन बी सेफ, हल्का सा आपको जो है वो होगा और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। टू मेक श्योर यू माइट स्क्रैच योर स्किन विद अ नीडल दैट had been dipped into some of the fluid in the smallpox blisters of the sick person। This was called inoculation। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कोई जो है वो नीडल लगा दें या कोई चीज़ जो है उसके जख्म के अंदर लगा के उसको अपनी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट कर ले, तो ये इनोकुलेशन का अमल कहलाता है। द ट्रबल वाज दो दैट अ पर्सन माइट हैव अ लाइट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन मसला ये था कि चाहे इसके किसी हल्के केस वाले फर्द के भी करीब पहुंच जाए फिर भी बीमारी तो लगनी लगनी। येट अनदर पर्सन कैचिंग इट माइट गेट अ सीवियर केस, इनोकुलेशन वाज नॉट सेफ। यानी कि अब कोई बीमार बंदा है ना, चीचक की उसको बीमारी हुई हुई है, निशान किसी बॉडी के ऊपर बने हुए हैं, तो उन निशान या उनके जो पस के सेल्स होते थे उनको निकाल के टीका भर के किसी बंदे को लगा दिया जाए, तो अब उस बंदे को भी इनमें भी ये बीमारी हो सकती है और उस बंदे में अटैक हो सकता है, सीवियर होते ही इतना ज़्यादा सेफ नहीं। इन 1770 1770 में इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ग्रीव इंटरेस्टेड, उस उनका जो है वो उनकी तवज्जो होना शुरू हुई इन अ डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स, एक नई बीमारी के अंदर उन्होंने जो है वो अपनी कोशिशें की जिसको काउपॉक्स कहते हैं। इट वाज कॉल्ड दैट बिकॉज इट वाज फाउंड इन काउज एंड इन अदर फार्म एनिमल्स। तो जो हमारे जो फार्म के एनिमल्स थे, कैटल फार्म्स थे, या भैंसे वगैरह थी, गाय वगैरह थी, उनके अंदर पाया था। डिजीज वाज समथिंग लाइक अ वेरी माइल्ड स्मॉल पॉक्स, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हल्का फुल्का किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ हो। इफ अ पर्सन कॉट काउपॉक्स फ्रॉम अ काउ, अगर एक बंदे को काउपॉक्स काउ से हो जाता है, ही और शी कुड वुड गेट अ ब्लिस्टर और टू एंड दैट वाज इट। एक बंदे को अगर किसी गाय से या भैंस से या जो कैटल से ये हो जाता था स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स हो जाता था, तो उसमें सिर्फ एक या दो दाने डेवलप होते। द पीपल वुड हार्डली इवन न्यू दे वर सिक, लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो इस बीमारी का शिकार। द कंट्री पीपल वेयर जनरल लिव्ड थॉट इट वाज गुड टू गेट काउपॉक्स बिकॉज देन यू कुड नेवर गॉट स्मॉल पॉक्स। तो लोगों को इस चीज़ में यकीन हो चुका था कि आपको काउपॉक्स हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद आपको ज़िंदगी भर स्मॉल पॉक्स ना हो सके। मोस्ट डॉक्टर थॉट इट वाज जस्ट अ सुपरस्टिशन, बहुत सारे लोग इसको तोहिम ही समझते थे, ये एक वहम ही समझते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसकी कोई क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। बट जैनर वॉन्डर्ड, लेकिन जॉनर जो है वो काफ़ी हैरान हुआ। ही डिड नोटिस दैट पीपल हु वर्कड विद फार्म एनिमल्स अ गुड डील हार्डली एवर गॉट स्मॉल पॉक्स। तो ये देखा कि मतलब जिन जो भी अफराद फार्म्स के अंदर, कैटल फार्म्स के अंदर काम करते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं होता। आफ्टर 20 years ऑफ स्टडी, 20 साल की स्टडी के बाद, जैनर डिसाइडेड टू ट्राई अ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट। जैनर ने फैसला किया 20 साल के बाद कि वो एक तजर्बा करें, खतरनाक तजर्बा करें। ऑन मे 14 मई 1796, 1796 की 14 मई को, he found a milkmaid who had just developed cowpox।
एक उसने जो है वो ऐसी गवालन या एक ऐसी औरत को देखा, एक औरत जो है उसको महसूस किया या उस औरत को ऑब्जर्व किया जिसको कॉपॉक्स निकला हुआ था। ही डिप्ड अ नीडल इनटू द फ्लूइड इनसाइड अ ब्लिस्टर ऑन हर हैंड। उसके हाथ पर मौजूद जो फोड़ा था, फिंसी थी, उस फिंसी में से उसने इंजेक्शन को भरा। एंड स्क्रैच द स्किन ऑफ अ बॉय हु हैड नेवर हैड आइदर कॉपॉक्स और स्मॉल पॉक्स। एक बच्चा जो है उसकी स्किन के ऊपर वो नीडल जो है उसको रगड़ दिया या स्किन को स्क्रैच कर दिया। द बॉय गॉट कॉपॉक्स। बच्चे को जो है कॉपॉक्स हो गया एंड डेवलप्ड अ ब्लिस्टर इन द प्लेस वेयर ही हैड बीन स्क्रैच। जहां पर उसको स्क्रैच किया था उस जगह पर उसको कॉपॉक्स का निशान बन गया, फिंसी बन गई या फोड़ा बन गया। जैनर देन वेटेड फॉर 2 months टू मेक श्योर द बॉय वाज कंप्लीटली रिकवर्ड। जैनर ने 2 महीने का इंतजार किया ताकि उसमें कंप्लीटली बीमारी अगर होनी है तो मतलब वो बच्चा रिकवर हो जाए। ही वॉज इम्यून टू कॉपॉक्स। वो लड़का जो है वो कॉपॉक्स से सेहतयाब हो गया। बट वाज ही आल्सो इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। क्या वो स्मॉल पॉक्स से भी इम्यून हो चुका? इस बात को उस वहम को साबित करने के लिए टेकिंग एन एनॉर्मस चांस, एक रिस्क लेते हुए, Jenner deliberately scratched the boy with a needle that had been dipped in the fluid of a real smallpox blister. अब उसने क्या किया, वो नीडल, वो सुई जो एक स्मॉल पॉक्स के मरीज के फोड़े के अंदर टिप की हुई थी, उससे स्क्रैच किया उस लड़के की स्किन के ऊपर। द बॉय डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। लड़के को स्मॉल पॉक्स बीमारी ना हुई। Janet tried the whole things again 2 years later when he found another girl with cowpox. दोबारा एक और लड़की उसने देखी जिसको cowpox हुआ होता है। ये एक्सपेरिमेंट उसने दोबारा किया। He again found he could make someone immune to smallpox by giving them fluid from a cowpox blister. तो cowpox के blister से, cowpox के फोड़े से जो निकलने वाला पीप है, उस पीप से वो जो है वो स्मॉल पॉक्स का इलाज कर सकता था। वो इस चीज के नतीजे पर पहुंचा। द मेडिकल नेम ऑफ कॉपॉक्स इज वैक्सीनिया। तो जो कॉपॉक्स का साइंसी नाम है ये वैक्सीनिया है। फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर काउ, जो कि काउ यानी कि गाय के लिए इस्तेमाल होता है। जनरल सिस्टम ऑफ गिविंग पीपल्स कॉपॉक्स टू सेव देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स वाज देयरफॉर कॉल्ड वैक्सीनेशन। जेनर का ये तरीका जिसके जरिए वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता था, कॉपॉक्स के इंजेक्शन लगा के या स्क्रैच लगा के, इसे बाद में वैक्सीनेशन कहा गया। When Jenner announced his finding and a vaccination was quickly adopted all over the world, जिस वक्त इसने अपना तरीका जो है वो दुनिया को पब्लिक किया और ये दुनिया भर में बहुत मकबूल होने लगा। स्मॉल पॉक्स disappeared from places where vaccination was used. उस जगह पर जहां पर वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई वहां स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली खत्म हो गया। अदर डिजीज कुड नॉट बी डिफीटेड इन द सेम वे। दूसरी बीमारी इस तरीके से तो उनका इलाज नहीं किया जा सकता। दो नो अदर डिजीज सीम टू हैव अ माइल्ड कॉजन दैट कुड बी यूज्ड टू मेक अ पर्सन इम्यून। लेकिन किसी दूसरी बीमारी के केस में ये चीज़ जो है वो नहीं नोटिस की गई कि हम एक जो है वो किसी दूसरी बीमारी का नीडल जो है वो लगा के एक दूसरी किसी और बीमारी से उसको इम्यून कर सके। ये स्टैचू है जी एडवर्ड जीनर का, और अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है उसकी देने का ये स्टैचू बनाया गया। Still, the whole business of vaccination make people think about the way you could transfer disease from one person to another. लेकिन इस पूरे वैक्सीनेशन के अमल के दौरान लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि आखिर क्या तरीका होता है, क्या वजह हो सकती है जिस वजह से बीमारी जो है वो फैल सकती है। मे बी यू कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक इफ यू स्टॉप ट्रांसफरिंग द डिजीज। क्या हम लोगों को बीमार होने से रोक सकते हैं? अगर हम डिजीज की स्प्रेडिंग को या बीमारी के फैलाव को रोक लें तो क्या लोग बीमार होना रोक सकते हैं? एन हंगेरियन डॉक्टर नेम इग्नास फिलिप सेमलवीज थॉट सो। हंगेरियन डॉक्टर इग्नास फिलिप का ये ख्याल था, आईपी सेमिलवीज का। इन द 1840 1840 में ही वर्कड इन अ हॉस्पिटल वेयर वुमेन केम टू हैव बेबीज, जिसको हम आजकल लेबर होम्स कहते हैं या डिलीवरी प्लेसेस मैटरनिटी होम्स कहते हैं, उस जगह पर वो काम करता था। मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ अ फीवर आफ्टर द बेबीज वर बोर्न। बहुत सारी उनमें से ऐसी ऐसी खवातीन होती थी जो फौरी तौर पर मर जाती थी जैसे ही वो बच्चे को जन्म देते थे। एक हल्का सा उनको बुखार होता था और बुखार उनकी जान लेता। वुमेन हु हैड देयर बेबीज एट होम डिड नॉट यूजुअली डाई इन दिस वे। जितनी औरतों के जो हैं ये डिलीवरी केसेस वो घर में होते थे, उन घरों में होने वाले बच्चों के केसेस में मोस्टली वो वुमेन जो हैं वो उस फीवर से उनकी डेथ जो है वो प्रिवेंट होती। सेमलवीज वंडर्ड व्हाट मेड सो मेनी पीपल डाई इन द हॉस्पिटल। तो वजह क्या है बिजाय इसके कि वो शिफा खाने के तौर पर या लोगों के इलाज मुआवजे के तौर पर इस्तेमाल हो, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें लोग ज्यादा मर रहे हैं या औरतें ज्यादा मर रही हैं। इन देम द मदर्स वर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स हु हैड वर्कड ऑन पीपल हु वर सिक और हु हैड डाइड।
क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर काम कर रहे थे वो उन चीजों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर काम कर रहे होते थे जो ऑलरेडी बीमार हैं या मर चुके हैं। एट होम द बेबीज आर डिलीवर्ड बाय वुमेन हु डिड नॉट डील विद सिक पीपल। घरों में जो औरतें बच्चे जनाती हैं या जो दाइयाँ वगैरह होती हैं वो आम तौर पर इन चीज़ों के साथ डील नहीं करती हैं, जिनके साथ मतलब जो डॉक्टर्स डील करते हैं, क्योंकि वो बीमार और मुर्दा अफराद जो हैं, मुर्दा जो अजसाम होते हैं उनके साथ डील करते हैं। कुड इट बी दैट डॉक्टर वर कैरिंग डिजीज फ्रॉम सिक पेशेंट टू द मदर्स? तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं वही बीमारियों के कैरियर हों और वो बीमारों से और मुर्दा अफराद से जो बीमारियों के जरासीम हैं उनको उन मदर्स तक पहुंचा रहे हों? इन 1847 1847 में सैमुअल वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल एंड ही मेड अ रूल दैट ऑल डॉक्टर्स हैड टू वॉश देयर हैंड्स। पहला कानून सैमुअल ने इंचार्ज डॉक्टर बनते हुए जो बनाया था वो ये था कि तमाम डॉक्टर्स अपने हाथ धोएंगे इन अ स्ट्रॉन्ग केमिकल सोल्यूशन बिफोर दे केम नियर अ पेशेंट। जैसे वो मरीज से पहले के पास आएंगे तो उससे पहले वो हाथ जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल से धोएंगे। एडवांस द सिचुएशन इम्प्रूव, साथ ही जो है वो मामला बेहतर हो गए। हार्डली एनी मदर डाइड इन द हॉस्पिटल, तो जो खवातीन हैं उनकी मरने की शरह बहुत कम हो गई। द डॉक्टर्स हाउएवर वर अनॉयड, डॉक्टर्स जो हैं वो उनको इस चीज़ से जो है वो मतलब वो परेशान हुए इस चीज़ से। They did not like to wash their hands in smelly chemicals and did not like to told that they were carrying a disease that kill people। जाहिर है ईगो हर्ट होती है भाई, ईगो सेंट्रिक होते हैं डॉक्टर्स, और उनको ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती कि उनको ये कहा जाए कि तुम बीमारियां लेके फिर, और बार बार हाथ उनको ऐसे केमिकल, बदबूदार से केमिकल से हाथ धोने पड़े और वो इचिंग भी काज करे। Besides, they argued there was nothing to their hands, so what could they be carrying a disease? जब उनके हाथों में होता ही कुछ नहीं है तो वो किस तरीके से बीमारियां जो हैं वो कैरी करें, क्योंकि नजर नहीं आ रहे माइक्रोब्स। दे फोर्स सैमुअल आउट ऑफ हिज पोजीशन, तो सैमुअल को उन्होंने निकाल बाहर किया। देन दे स्टॉप्ड वॉशिंग देयर हैंड्स एंड द मदर्स बिगेन टू डाई अगेन जस्ट एज आफ्टर, जस्ट एज बिफोर। जिस तरीके से मदर्स पहले मरती थी अब दोबारा से मदर्स वैसे ही मरना शुरू हो गई। बट दैट वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन ये एक मसला था। कुड समथिंग इनविजिबल कैरी अ डिजीज? तो दिखने वाले तो हाथ बिल्कुल साफ सुथरे करके वो जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज डिजीज काज कर रही है, बीमारी काज कर रही है जो नजर नहीं आ रही है? Some years before he solved the problem of spontaneous generation, Louis Pasteur had begun a line of study that was to answer the question। अब लुइस पास्टर की दोबारा से जो है वो यहाँ पर जरूरत हमें महसूस होगी। इससे पहले एक क्वेश्चन जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस का इसने सॉल्व किया था, अब ये दूसरी पजल है जो लुइस पास्टर सॉल्व करेगा। फ्रांस वाइन इंडस्ट्री वाज इन डीप ट्रबल एट दैट टाइम। फ्रांस की जो शराब बनाने की, शराब खाने की फैक्ट्रियां हैं, शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है वो खराब, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। वाइन वाज टर्निंग सॉर व्हेन इट कुड शुड नॉट हैव बीन। जो वाइन है या शराब है उस वक्त खट्टी हो जाती जब उसको खट्टी नहीं होना चाहिए था। द वाइन प्रोड्यूसर्स वर लूजिंग मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे के तौर पर जो शराब बनाने वाले हैं, भट्टियों वाले, उनको बहुत ज्यादा, या फैक्ट्रियों वालों को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। In 1856 Pasteur was asked to investigate the problem। पास्टर को दोबारा बुलाया गया ताकि वो अपने इस मसले का हल दरियाफ्त करे। One of the things he did was to look at the wines under a microscope। तो पहला काम जो उसने किया, उसने वाइन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He saw microorganism called yeast in the wine। तो वाइन के अंदर उसको मखसूस किस्म के खुर्दबीनी जानदार नजर आए जिनको यीस्ट कहा गया। दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई मतलब सरप्राइज बात नहीं थी, कोई हैरान कुन बात नहीं। यीस्ट बिलोंग्ड इन वाइन, यीस्ट आमतौर पर वाइन में होती ही है। ग्रू इन फ्रूट जूस एंड टर्न द शुगर ऑफ दैट जूस इनटू अल्कोहल। ये यीस्ट ही होती है, खमीर ही होता है या मोलेसिस ही होता है जो जूस को, फ्रूट के जो फ्रूटी जूस होता है उसको वाइन में या अल्कोहल में तब्दील करता है। केमिकल रिएक्शन यही यीस्ट ही करवाते हैं। व्हेन पास्टर लुक एट द सॉर वाइन, जैसे उसने खट्टी वाइन की तरफ देखा, दो ही फाउंड दैट सम ऑफ द यीस्ट सेल्स प्रेजेंट वर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द यूजुअल सेल। एक हैरानकुन बात ये थी कि जो यीस्ट सेल सोर वाइन में मौजूद थे, खट्टी वाइन में मौजूद थे, वो डिफरेंट थे फ्रॉम द अदर यीस्ट सेल्स। इट सीम देयर वर टू काइंड्स ऑफ यीस्ट। तो उसने हैरानकुन तौर पर देखा कि यीस्ट के दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। द राइट काइंड टर्न्ड शुगर इनटू अल्कोहल, जो सही टाइप थी वो अल्कोहल को शुगर में, शुगर को अल्कोहल में तब्दील कर देती थी। एंड द रॉन्ग काइंड टर्न द अल्कोहल इनटू ए काइंड ऑफ अ एसिड। तो दूसरी जो है वो जूसेस को बजाय अल्कोहल में तब्दील करने के, वो वाइन में तब्दील करने के बजाय वो उसको एसिड में तब्दील करे, जिसकी वजह से सॉरनेस आ रही है। ये सेल्स आर इजी टू किल बाय जेंटल हीटिंग, हल्का सा गर्म करने पर ये सेल खत्म हो जाते थे। पास्टर सजेस्टेड दैट वंस द वाइन वाज फॉर्म्ड इट शुड बी जेंटली हीटेड। जिस वक्त वाइन बन जाए उसको हल्का सा गर्म कर लेना चाहिए। द ये सेल वुड बी किल्ड, तो ये सेल जो खमीर के सेल्स हैं वो मर जाएंगे।
The right kind of yeast had done its work and was not needed anymore. जो सही वाले दुरुस्त वाले यीस्ट है उनकी अब जरूरत नहीं है, उनको खत्म ही हो जाना चाहिए. द रॉन्ग काइंड ऑफ यीस्ट वुड बी किल्ड बिफोर इट कुड डू इट्स एसिड प्रोड्यूसिंग वर्क. और जो खराब वाले यीस्ट टाइप हैं उनको एसिड प्रोडक्शन से पहले ही खत्म कर देना चाहिए ताकि वो अपना काम ना कर सके. तो ये यीस्ट सेल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर. द वाइन प्रोड्यूसर डिड नॉट लाइक टू हीट देयर वाइन. वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि अपनी वाइन को गर्म करें, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा प्रोसीजर सबसे बेहतरीन है. बट दे ट्राइड इट, लेकिन उन्होंने इसका काम किया और इट वर्क्स, और इसका जो है वो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है. द सोरिंग ऑफ वाइन स्टॉप्ड एंड द इंडस्ट्री द सोरिंग ऑफ वाइन स्टॉप्ड एंड द वाइन इंडस्ट्री वाज सेव्ड. और जो मसला था वो मसला ठीक हो चुका था. जेंटल हीटिंग डिजाइन टू किल हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैज बीन कॉल्ड पास्चराइजेशन. आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना वाइन का जो है जिससे यीस्ट के सेल्स खत्म हो जाए, पास्चराइजेशन का अमल कहलाता है. एवर सिंस उसके बाद उसको पास्चराइजेशन किया. द मिल्क वी बाय इन नियरली ऑलवेज पास्चराइज. जितना भी दूध हम लोग खरीदते हैं, स्पेशली ये जो टेट्रा पैक मिल्क होता है या जो पैकेज्ड मिल्क होता है, पैक्ड मिल्क होता है, मिल्क पैक जिसको हम लोग कहते हैं, ये सारे का सारा पास्चराइज ही होता है. चिलर्स में जितना दूध होता है ये सारा पास्चराइज ही होता है. Pasteur's work on wine was one of the reason he was sure that spontaneous generation was impossible. पास्चर का ये जो काम इसने वाइन इंडस्ट्री पे किया था, वाइन पे काम करने वाला काम, इसको इस चीज़ पे यकीन मजबूत कर गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता. इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन कुड हैपन, अगर ऐसा हो सकता, देन किलिंग द यीस्ट वुड डू नो गुड. तो यीस्ट को मारने की वजह से दोबारा यीस्ट भी डेवलप हो सकते थे, क्योंकि सारा मटेरियल तो उसके अंदर ही मौजूद था. बोथ काइंड्स ऑफ यीस्ट वुड बी लाइकली टू राइज अगेन एंड इट वुड टर्न सॉर अवे एनीवे. तो फिर भी बहरहाल इस हीटिंग के बावजूद भी सॉर वाइन जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए. Foster could therefore move on his great experiment on spontaneous generation, quite confident that he would not grow microorganisms out of dead matter. इस बात पे अपनी फाइनल रिजल्ट्स तक वो पहुंचने में कामयाब हुआ कि कभी भी किसी बेजान चीज से जानदार डेवलप नहीं हो सकते. The work he did with wine also showed Pasteur that serious trouble could arise from the transfer of microorganisms. तो इस बात से इसने ये भी साबित किया कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ट्रांसफर की वजह से बहुत सीरियस मामला भी आ सकते हैं. Suppose you put a little sour wine into wine that was not sour, the yeast that produce acid would grow in the good wine and turn it sour. अगर आप sour wine को किसी good wine में मिला देंगे तो उसको भी sour कर देगा. Well then, suppose a worker was placing wine in casks, वो जो उसका होता है रैक जिसके अंदर वाइन रखी जाती है, got a little on his hand or on his or her hand, जो उसके हाथों पे लग जाते थे. If some of the wine had the acid producing yeast in it, the worker might have that on his her hand and without meaning to transfer it to good wine. All the wines he or she worked with turn sour. अगर किसी के हाथ पर जो है वो गिर जाता तो फिर जाहिर है जब इवेंचुअली उसके ऊपर दूसरी वाइन गिरेगी तो वो सॉरनेस उसके अंदर चली जाएगी और वो पूरे का पूरा बैरल जो है वो खराब हो जाए. वो जो उसके ड्रम्स होते हैं वो ड्रम्स खराब हो जाते हैं, लकड़ी के ड्रम्स. If the worker wash their hands every time they begin work with a new batch of wine, this might not happen. अगर वो हर बार बैच जब नया बैच जो है उसको वो प्रिपेयर करें तो उसमें अगर वो अपने हैंड्स को वॉश करें तो इस मामले से रोका जा सकता है. Semmelweis was right when he thought the doctors were carrying the disease on their hands. Semmelweis बिल्कुल सही था जब उसने ये कहा था कि बीमारियां डॉक्टरों के हाथों से फैल रही. The reason they did not see anything was because microorganisms might not produce the disease, and of course you cannot see microorganisms on your hand. तो उसकी वजह ये है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं जो अपने आमतौर पर हाथों पर देख भी नहीं सकते. Such thoughts have been in Pasteur's mind at that time, but if so, अगर ऐसा ही था, he could do nothing until he had some evidence that microorganisms were involved in disease. तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसको इस चीज़ का पेट इन्फॉर्मेशन ना हो कि वाकई ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है. तो इसके लिए हमारे पास आएगा जर्म्स एंड द डिजीज. Just about the time that Pasteur was completing his experiment, he disproved the theory of spontaneous generation. A new crisis was facing in France. फ्रांस में एक नया मसला खड़ा हो गया. In the south, France people grew mulberry bushes and let silkworms feed upon their leaves. So mulberry कहते हैं शहतूत के पत्तों. शहतूत के लोग दरख्त उगाते होते थे और अपने जो silkworms होते थे उनको पत्ते डालते होते थे. From the cocoons of those silkworms, which were really a kind of a caterpillar, silk threads were drawn. तो जैसे सिल्क जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी जो कोकून जो उसके बाहर एक होल सा होता है उसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, यही एक्चुअली रेशम होता है.
द सिल्क इंडस्ट्री वाज इंपॉर्टेंट टू फ्रांस एंड नाउ सडनली इट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो अचानक से जो सिल्क इंडस्ट्री है वो क्योंकि फ्रांस की मईशत के लिए बहुत अहम थी, तो सिल्क इंडस्ट्री ड्रॉप होना शुरू हुई। द सिल्कवर्म्स वर फॉलिंग सिक एंड वर डाइंग, ये बीमार हो रहे और मरते जा रहे थे। एंड इट सीम दैट नथिंग कुड बी डन अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा था। द कॉल वेंट आउट फॉर पास्टर, पास्टर को दोबारा बुलाया गया। नो वन बट पास्टर, कोई दूसरा नहीं लेकिन पास्टर ही हैड सेव्ड द वाइन इंडस्ट्री, श्योरली ही कुड सेव द सिल्क इंडस्ट्री टू। तो यही ख्याल था कि पास्टर इस इंडस्ट्री को बचा सकेगा। पास्टर प्रोटेस्टेड दैट ही न्यू नथिंग अबाउट सिल्कवर्म, वो उसने इस चीज का एहतजाज किया कि मुझे सिल्कवर्म के बारे में पता ही कुछ नहीं है। बट दे बेग्ड हिम टू केम एनीवे, तो फिर भी उन्होंने उसकी गुजारिश की कि आप फिर भी इसको एक दफा चेक कर लें। इन 1865 पास्टर ट्रेवल साउथ, तो वो साउथ फ्रांस की तरफ गया। Once again he used his microscope, अपनी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की, found microorganisms present on some of the mulberry leaves but not on others। उसने देखा कि कुछ mulberry leaves के ऊपर जो हैं वो माइक्रोब्स मौजूद हैं। Silkworms that fed on the infected leaves grew sick and sure enough those microorganisms were present in their bodies। तो वही जो खराब पत्ते हैं या आलूदा पत्ते हैं, अगर वो पत्ते जो हैं वो सिल्क वर्म्स खाएंगे तो वो श्योरली बीमार हो जाएंगे, और वो बीमार होने वाले जो सिल्क वर्म्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी वही माइक्रोब्स पाया जाना लाजमी जरूरी है। इट वॉज क्लियर टू पास्टर दैट दीज माइक्रोइज्म्स वर लिविंग एंड ग्रोइंग इनसाइड द सिल्कवर्म, तो इस चीज के लिए वो श्योर था कि ये सिल्कवर्म की बॉडी के अंदर लाजमी। अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एंड ग्रोज इन अ लार्जर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ पैरासाइट, तो इसे पैरासाइट ही कहते हैं जो इनसाइड ऑफ द बॉडी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी किसी दूसरी होस्ट की बॉडी पर, किसी दूसरे जानवर की बॉडी पर रहे तो उसको पैरासाइट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म वाज पैरासिटिक ऑन द सिल्कवर्म, तो वो जानदार लाजमी तौर पर सिल्कवर्म का पैरासाइट होगा। व्हाट वाज टू बी डन, क्या हुआ? वाइन कैन बी हीटेड टू किल यीस्ट, वाइन जो है अब तक क्या कुछ हो चुका है, वाइन जो है उसको गर्म किया जा सकता है ताकि यीस्ट को किल किया जाए। दैट डज नॉट हर्ट द वाइन, लेकिन इसकी वजह से वाइन को कुछ नहीं हुआ। इफ सिल्कवर्म्स आर हीटेड सो दैट माइक्रोवर्म किल द सिल्कवर्म विल डाई आल्सो, अब सिल्कवर्म ये वर्म कीड़ा बिल्कुल सुंडी की तरह होता है, समझ लें जैसे सुंडी को आप हल्का सा गर्म करेंगे तो सुंडी भी फ्राई हो जाएगी, समझ लें गर्म होगी तो उसकी बॉडी डेलिकेट नरम बॉडी होती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इन यहाँ पर वाइन की तरह, वाइन को तो हमने हीट करके यीस्ट से बचा लिया, लेकिन सिल्क वर्म को हम हीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वेल देन दे हैड टू डाई, इनको मरना ही होगा। देयर वाज नो हेल्प, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। द ओनली वे टू कीप द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग वाज टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फेक्टेड सिल्क वर्म्स एंड ऑल द इन्फेक्टेड मलबरी लीव्स, तो दो ही ऑप्शन बचती हैं कि हम तमाम जो इन्फेक्टेड सिल्क वर्म्स हैं और जो मलबरी लीव्स हैं यानी कि जो शहतूत के पत्ते खराब हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें। A new beginning had to be made with healthy silkworms and healthy plants, तो हमें बेहतर प्लांट्स और बेहतर सिल्कवर्म से दोबारा आगाज करना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं। द पीपल इन चार्ज फॉलोड पास्टर्स एडवाइस, इट वर्कड एंड द सिल्क इंडस्ट्री वाज सेव्ड, तो लोगों ने जो ये काम करते थे उन्होंने क्या किया, इस चीज को, इस नसीहत को अपने पल्ले बांधा और अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया। टू पास्टर इट नाउ सीम्ड सर्टेन दैट disease could be caused by microorganisms, तो बीमारी हमेशा, पास्टर के लिए यकीन हो गया, इस बात का यकीनी महकूम हो गया कि बीमारी हमेशा किसी माइक्रोब की वजह से ही होगी। इफ अ डिजीज वाज कॉन्टेजियस, अगर कोई बीमारी मुतअद्दी यानी एक फर्द से दूसरे फर्द से लगने वाली हो, दैट इज इफ इट कुड बी स्प्रेड फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर, यही मुतअद्दी का कॉन्टेजियस की डेफिनेशन है, एक से दूसरे को लगने वाली, देन इट मस्ट बी काज्ड बाय अ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो हमेशा किसी माइक्रोब की वजह से ही, किसी खुर्दबीनी जानवर की वजह से ही हो, जानदार की वजह से। सम स्मॉल पैरासाइट्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक ऑर्गेनिज्म टू अ हेल्दी वन, किसी बीमार से किसी सेहतमंद फर्द में मुंतकिल होंगे, एंड देन द हेल्दी वन गेट्स सिक टू, तो जो सेहतमंद फर्द है वो भी इससे बीमार हो जाएगा। द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसी के जरिए, छींकने के जरिए भी खुर्दबीनी जानदारों को फैलाया जा सकता है। दे कैन बी स्प्रेड बाय हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाथों और दूसरे जिस्म के अज़ा के जरिए भी फैल सकते हैं। दे कैन बी लेफ्ट बिहाइंड इन बॉडी वेस्ट, जिस्म से निकलने वाले फुजले हैं, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो सलाइवा थूक हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो डिफिकेशन हो, डिफिकेटा हो, वेस्ट जितने भी वेस्ट बॉडी से निकलते हैं तो इनके थ्रू, ब्लड है इसके जरिए भी ये ट्रांसफ्यूज या मुंतकिल हो सकते हैं। देयर वर टू स्मॉल टू सी, बहुत छोटे होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है। हेल्दी पर्सन मे नॉट नो ही और शी हैड पिक्ड अप द माइक्रोनिज्म अंटिल दे स्टार्ट गेटिंग सिक देमसेल्व्स, जब तक किसी सेहतमंद फर्द के अंदर बीमारी के असरात नजर नहीं आ सकते, वो ये जान ही नहीं पाते कि वो इसका शिकार हो चुके हैं बीमारी का। पास्चर नाउस ऑल दिस एंड इज कॉल्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तो पास्चर ही वो इंसान था जिसने जर्म थ्योरी
का नाम दिया इन तमाम ख्यालात को, इन तमाम बातों को जिससे पिछले 2 पैराग्राफ्स के अंदर हमने की हैं। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस डिजीज आर बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो खुर्दबीनी जानदार बीमारी पैदा करते थे वो बैक्टीरिया ही थे। विच आर व्हाट वी यूजुअली थिंक ऑफ व्हेन वी स्पीक ऑफ जर्म्स। जब भी हम जरासीम के बारे में कहते हैं तो हम हमारा कंसर्न बेसिकली बैक्टीरिया ही होते हैं ज़्यादातर। However, bacteria are not the only one responsible. सिर्फ बैक्टीरिया ही यहाँ पर नहीं होते हैं। Some diseases are caused by yeast, protozoan and other kinds of microorganisms. yeast और protozoan और दूसरे microbes की इसका causative हैं। ये हम infectious disease में भी देख चुके हैं। Just because some microorganisms cause disease, however, does not mean that all of them do. कुछ अगर बीमारी पैदा करते हैं तो इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि तमाम जो खुर्दबीनी जानदार हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बीमारी पैदा करेंगे। Actually, only a small minority of the different kinds of microorganisms make trouble for other living organisms, living creatures। तो बहुत छोटा सा ग्रुप है जानदारों का जो बीमार करके बाकी तमाम की जिंदगियां दोबर कर देता है। The vast majority lives in the soil or in water or in air and are harmless। ज़्यादातर जो खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो बीमारी नहीं पैदा करते। Many of them are very useful, बहुत सारे इवन फायदेमंद भी हैं। Some bacteria for instance keep the soil fertile। कुछ बैक्टीरिया ज़मीन को जो है वो जखेज रखते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अदर डिकेड डेड प्लांट्स डिकम्पोजिशन का काम करते हैं बैक्टीरिया का मोस्ट ऑफ द पोर्शन। एनिमल एंड चेंज देम इनटू केमिकल्स, उनको केमिकल्स यूजफुल केमिकल्स में तब्दील कर देते हैं। विच अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन यूज टू ग्रो, जिनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देन टू, इसके साथ साथ देयर आर सम डिजीज, कुछ ना कुछ बीमारियां हैं विच आर नॉट कॉन्टेजियस, जो मुतादी नहीं है, फैल नहीं सकते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। विच आर नॉट काज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रोऑर्गेनिज्म पैदा नहीं करते हैं। स्टिल इवन, अब तक, लेकिन ताहम, though there are microorganisms that do not cause disease and disease that are not caused by microorganisms, the most important disease of pastest time was caused by germs। तो वो बीमारी जिसको माइक्रोऑर्गेनिजम्स काज नहीं करते हैं, वो बीमारी जो है उनको जर्म्स काज। when Pasteur announced his germ theory, some doctor began to think hard about this matter। जैसे जर्म थ्योरी पास्टर ने अनाउंस की तो डॉक्टर्स ने इस चीज के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया। One of them doctor was English surgeon Joseph Lister। एक उनमें जो है वो जोसेफ लिस्टर थे। The son of the man who had devised the first microscope that showed bacteria clearly। वो उसका बेटा था जिसने सबसे पहले वो माइक्रोस्कोप बनाई थी जिसके जरिए बैक्टीरिया देखा जा सका। When Lister heard of Pasteur's theory, जैसे लिस्टर ने ये सुना कि पास्टर ने जर्म थ्योरी पेश किया, he thought of सेमलवीज का ख्याल है। The notion of washing hands in strong chemical might have helped cut down deaths by disease because the chemical killed the germs on the hands। क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो जो हाथों पर मौजूद बीमारियों फैलाने वाले जर्म्स हैं या बैक्टीरिया उनको खत्म कर देते हैं। In 1867, therefore, Lister asked doctors to wash their hands and their instruments in strong chemicals before they operated। अब डॉक्टरों से ये 1867 में जोसेफ लिस्टर ने कहा कि डॉक्टर्स अपने हैंड्स और अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, औजार हैं, उनको अच्छे तरीके से वॉश करें बिफोर दैट, अपने एक्सपेरिमेंट से पहले। पेशेंट ऑफन डाइड ऑफ फीवर्स आफ्टर द ऑपरेशन हैड बीन कैरिड थ्रू सक्सेसफुली। सर्जिकल ऑपरेशन की कंप्लीशन से पहले ही डॉक्टर जो मरीज है वो बुखार से मर जाते होते थे। आफ्टर द डॉक्टर स्टार्टेड वॉशिंग देयर हैंड्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, हाउएवर द पेशेंट स्टॉप डाइंग, लोग मरना बंद हो गए। देन इन 1870 फ्रांस गॉट इन्वॉल्व इन अ वॉर। एक जंग जो है वो शुरू हो चुकी। पास्टर हु हैव वेरी पैट्रियोटिक ट्राइड टू जॉइन द आर्मी बट द फ्रेंच ऑफिशियल टोल्ड हिम ही वाज टू ओल्ड सिंस ही वाज ऑलमोस्ट 50। तो पास्टर को ये एडवाइस किया गया कि वो 50 साल से ज्यादा हो चुका है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जंग लड़ सके। बिसाइड ही वाज मोर इंपॉर्टेंट इन द लैब, तो उसको लैब में रखा गया क्योंकि लैब के अंदर ज्यादा अहम काम कर सकता। So Pastor went to work in hospitals where he forced the doctors to boil their instruments and steam their bandages before they touch the wounded soldiers। तो जो पास्टर है उसने तमाम डॉक्टर से ये कहा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बॉइल्ड वाटर के अंदर बॉयल करें और इसके साथ साथ जो स्टीम करें बैंडेजेस को बिफोर प्लेसिंग टू द वोंडेड सोल्जर्स। ही सेव्ड मैनी लाइव्स इन दैट वे। इस तरीके से उसने कई सारी जिंदगियों को बचाया। आफ्टर दैट वार, इस जंग के बाद पास्टर बिकेम इंटरेस्टेड इन अ डिजीज कॉल्ड एंथ्राक्स। एक नई बीमारी के अंदर उसका जो है वो इंटरेस्ट हुआ जिसको एंथ्राक्स कहते हैं। दैट इफेक्टेड कैटल्स एंड शीप, जो बीमार करती थी जानवरों को, गाय को और भेड़ वगैरह को। इट वॉज वेरी डेडली, बहुत मोहलिक थी। द वेरी ग्राउंड इन विच द डेड ऑर्गेनिजम्स वर बरीड सीम टू बी फुल ऑफ द डिजीज। जिस ग्राउंड के अंदर, जिस गड्ढे के अंदर जिस
खत्ते के अंदर जिस जगह पर इन बीमार जानवरों को दफन किया जाता था वो जगह इस बीमारी से भर गई हुई थी। A German doctor, Robert Koch, who had worked with Cohen, the founder of bacteriology, was also interested in anthrax. एक और डॉक्टर रॉबर्ट कोच भी इस बीमारी के लिए इंटरेस्टेड है। He accepted the germ theory की वो germ theory पास्टर की मान चुका था. Studied the sick animals and discovered a bacterium in them that was cause he thought was responsible for the disease. जो रॉबर्ट कोच के मुताबिक इस बीमारी की वजह हो सकती थी एंथ्राक्स की. Koch showed that when this anthrax bacterium was outside the animal's body, it could form a thick wall about itself. तो जो ये बैक्टीरियम है ये अपने इर्द गिर्द एक खास मखसूस वॉल बना लेता है. इट वॉज देन अ स्पोर, इसको जो है वो स्पोर कहा गया. अ स्पोर कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फूड और वाटर. स्पोर का काम ही स्पोर्ट करना है जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वाटर और फूड के बगैर. इवन बॉइलिंग डज नॉट किल इट, और वो बॉयल करने से उबालने से भी ये ख़त्म नहीं होता. फॉर दैट रीज़न व्हेन एनिमल्स हैड दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रैक्स वर बर्ड, जैसे उनको दफन किया था द बैक्टीरिया लिव्ड ऑन इन द सॉइल एज स्पोर्स एंड हेल्दी एनिमल्स कुड बी इफेक्टेड इफ दे वर ग्रास देयर. जैसे ही सेहतमंद जानदार जो हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे तो उसको खाते ही वो क्या हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं. When Pasteur heard this, जैसे पास्टर ने ये सुना, he suggested that animals that died of anthrax should be burned first and then buried. तो उसने ये कहा कि उन जानवरों को पहले जलाना चाहिए, जलाने के बाद इनकी हड्डियां और उनकी जो बाकियात हैं उनको दफन किया जाए. The burning would kill even the spores. तो ये जो जलाना है ये स्पोर्स को भी खत्म कर. But Pasteur remembered Jenner's work, लेकिन उसको जेनर का वर्क याद था. If any animals happen to survive anthrax, अगर कोई जानवर एंथ्राक्स से बच गया, it never caught the disease again, तो उसको बीमारी दोबारा नहीं होती. देयर वॉज सम माइल्ड डिजीज सिमिलर टू एंथ्राक्स, ऐसी कोई बीमारियां थी जो एंथ्राक्स जैसी ही दिखती थी. द एनिमल कुड बी गिवन द माइल्ड डिजीज एंड वुड बी देन इम्यून टू एंथ्राक्स. तो वो उनको अगर उस बीमारी के हल्के फुल्के सिम्टम्स आ जाएं तो वो एंथ्राक्स से महफूज हो सकते थे, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से देयर वाज नो माइल्ड डिजीज ऑफ दिस सॉर्ट. लेकिन इस किस्म के जैसे वो उसने किया था ना, जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने किया था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं था. बट नाउ दैट द जर्म थ्योरी वाज अंडरस्टूड, क्योंकि अब जर्म थ्योरी समझ चुके थे. कुड अ बैक्टीरियम कॉजिंग अ माइल्ड डिजीज बी डेवलप इन द लेबोरेटरी, क्या लैब में ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया जा सकता है जो हल्की फुल्की डिजीज काज कर सके. पास्टर थॉट दिस माइट बी डन, ऐसा किया जा सकता है पास्टर के मुताबिक. फर्स्ट ही कलेक्टेड सम ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम एनिमल्स सिक विद एंथ्राक्स एंड लेट देम ग्रो इन स्पेशल फूड, उनको जो है वो स्पेशल फूड में ग्रो किया, कल्चर के, जिसको आज हम कल्चर कहते हैं. ही टुक देम सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड हीटेड देम, कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किया. ही डिड नॉट हीट देम एनफ टू किल देम, इतना हीट नहीं किया कि वो कंप्लीटली किल हो जाए, बल्कि डैमेज किया, पार्शियली डैमेज किया. ओनली हाफ ऑफ द टू हाफ किल देम, यानी कि उनको तकरीबन डैमेज कर दिया. दे वर स्टिल अलाइव बट दे कुड बेयरली ग्रो एनी मोर, वो मर तो रहे, वो जिंदा तो थे लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे. सपोज ही इनोकुलेटेड एन एनिमल विद दीज एटेन्यूएटेड, जिनको हमने वीकंड किया, एंथ्राक्स बैक्टीरिया, जैसे ही उन्होंने जो है वो इनोकुलेट किया, द एनिमल वुड नॉट कैच अ बैड काज ऑफ डिजीज, केस ऑफ डिजीज, तो उसको बीमारी के बहुत ज़्यादा असरात नहीं हुए. बिकॉज एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया वुड ग्रो सो स्लोली, तो वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा था. स्टिल द एनिमल्स बॉडी फाइटिंग ऑफ द एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया माइट डिवेल्प अ डिफेंस दैट वुड आल्सो वर्क अगेंस्ट द नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया. तो बॉडी ने ऐसा इम्यून सिस्टम, ऐसा केमिकल डेवलप करना शुरू किया जो उस स्लोली ग्रोइंग बैक्टीरिया को भी किल कर रहे हैं और इसके अलावा किसी नए आने वाले इंट्रूडर के लिए भी यूज हो रहे हैं. पास्टर ट्राइड इट आउट एंड द स्कीम सीम टू वर्क, तो पास्टर ने जो सोचा वैसा करके देखा और इसकी तकरीबन स्कीम चल भी गई. इन 1881 1881 में देयरफॉर ही अरेंज फॉर अ पब्लिक टेस्ट, एक उसने पब्लिक टेस्ट रखा. ही बिगेन विद अ हर्ड ऑफ शीप्स एंड इनोकुलेटेड हाफ ऑफ देम विद टेनुएटेड एंथ्राक्स बैक्टीरिया. हाफ जो शीप का हर्ड था, ग्रो था, उसको उन्होंने, उस पास्टर ने जो है वो एंथ्राक्स के टेनुएटेड बैक्टीरिया के इंजेक्शन लगाए. ही देन वेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू लेट देम शीप डेवलप देयर डिफेंस, तो उसने अलाउ किया कि शीप्स जो हैं वो डिफेंस डेवलप कर लें उस बीमारी के खिलाफ. वंस दैट वाज डन, जैसे ही ये हो गया, ही इनोकुलेटेड द एंटायर हर्ड विद डेडली फुल स्ट्रेंथ एंथ्राक्स बैक्टीरिया, तो उसने पूरे के पूरे जो हर्ड है उसके ऊपर, उसमें जो फुल फॉर्म है या अलाइव एंथ्राक्स बैक्टीरिया हैं वो ऐड कर दी. विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, एवरी शीप दैट हैड नॉट प्रीवियसली रिसीव दैट एटेन्यूएटेड फ्रॉम बैक्टीरिया फ्रॉम बिकेम सिक एंड डाइड, वो तमाम भेड़ें, क्योंकि हाफ भेड़ों को हमने एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया लगाए थे ना, वैक्सीन लगाई थी, बाकी तमाम जिनको हमने नहीं लगाई थी वो बीमार हुई और मर गई.
those sheeps that had received the attenuated form remained healthy. ऐसे जिनमें attenuated bacteria ऐड किए थे वो सेहतमंद रही. Nobody could argue about the germ theory after that. उसके बाद कभी भी germ theory को argue नहीं किया गया, especially since it showed that doctors might now learn to control disease, क्योंकि अब डॉक्टर्स को भी समझ आ चुकी थी कि वो बीमारी से कैसे बच सकते हैं. Next to Pastor himself, Robert Koch was the most important of those who were now studying germs in connection with disease. रॉबर्ट कोच वो इंसान था जिसने डिजीज के साथ बैक्टीरिया का या माइक्रोऑर्गेनिज्म का कनेक्शन स्टडी किया. ही ट्राइड टू स्टडी द बैक्टीरिया ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीपल्स एंड एनिमल्स दैट वर सिक फ्रॉम वन डिजीज और अनदर. तो उसने कई दूसरी लोगों को और एनिमल्स में से ऐसे बैक्टीरिया को सेपरेट करने की कोशिश की जो उसकी बीमारी का करने का बाइस बन सकते थे. One of the problem that actually usually found another large number of kinds of people. एक सेकंड के लिए. ये थी हमारी जर्म थ्योरी जिसको हमने 2 लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 के अंदर कंप्लीट किया. और उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. और इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं. अगर कोई फीडबैक है तो वो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.